नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 का तीसरा लेसन आनुवांशिकी जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, जो हमें हमारे फोरफादर से, अपने पूर्वजों से गुण प्राप्त होते हैं, एवं विभिन्नताएं जो हमें उनसे अलग विभिन्नताएं आती है का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन ने किया था। ध्यान रहे, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो बैटसन ने किया था। लेकिन जेनेटिक्स के फादर बैटसन नहीं है। जेनेटिक्स के फादर बैटसन नहीं है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग, द यूज ऑफ वर्ड जेनेटिक्स बाय बैटसन, तो बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था 1905 में। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों मतलब गैमेट्स द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ट्रांसमिशन होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है, ये आनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि आपके पिता लंबे हैं और आप भी लंबे हो गए, तो सभी लोग कहेंगे कि ये हेरिडिटी कैरेक्टर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है और आपको डायबिटीज हो जाती है, फादर या मदर, दादा दादी, तो आपके ये गुण भी हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाएगा। इस तरह से कई रोग होते हैं जो हेरिडिटी से होते हैं, कई गुण होते हैं, काला, गोरा, गुस्सा आना, मृदुभाषी होना, ये सभी गुण होते हैं जो हमें आनुवंशिकी या हेरिडिटी से प्राप्त होते हैं। इन आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशानुगति कहलाता है। मतलब आनुवंशिकी लक्षणों का जनक मतलब पेरेंटल पीढ़ी, जो फादर्स की जो पीढ़ी है, उससे संतति पीढ़ी मतलब बच्चों में आना, संचरण ही वंशानुगति कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने 1863 में किया था। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी कारण से संतति में कई बार विभिन्नताएं आ जाती है। जैसे अगर पिता बहुत लंबे और माता नाटी है, तो जो संतान जन्मेगी वो औसत या एवरेज हाइट की होगी। तो ये क्या हो गया? क्रॉस ओवर हो गया, जीन विनिमय हो गया। कई गुण आ जाते हैं जो दोनों माता पिता में नहीं होते, उस तरह के गुण भी बच्चों में आ जाते हैं। मेंडलवाद या मेंडलिज्म, कोई भी बात कोई साइंटिस्ट कहता है तो उसे वाद कहा जाता है। तो मेंडल ने जो अपनी बात कही उसे मेंडलवाद कहा जाता है, मेंडलिज्म कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक का इनका कार्यकाल है और इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। पहले हमने बात की थी, बैटसन जो थे उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द दिया था, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे में इसका प्रयोग किया था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को, देखो को इंसिडेंट है कि आगे भी 22 है और पीछे भी 22 है, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। 22 जुलाई 1822, ठीक है। और 18 में से 18 में 8 और 1 है, -1 करोगे तो 7वां महीना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। 1842 में दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद में 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में चर्च में पादरी बने। अब पादरी किसे कहते हैं ये मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेती हूँ। जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे ही इनके चर्च होते हैं, और चर्च में जो जैसे मंदिर के अंदर
पुजारी होता है वैसे ही चर्च में पादरी होते हैं। चर्च में एक गार्डन था और उस लॉन के अंदर या उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर या गार्डन पीपर अपने प्रयोग किए थे और वो प्रयोग इस प्रकार हैं। पाइसम सेटागम मटर का नाम है, पर इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 वर्ष तक हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए थे 1856 से 1863 तक। इन प्रयोगों के निष्कर्ष को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया और 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मेंडल के द्वारा ये जो मटर उद्यान पर प्रयोग किए गए थे, इनके परिणामों के आधार पर इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हें ही मेंडलवाद कहते हैं। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल जो थे वो बहुत मतलब अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और क्या कारण था कि इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए मटर के प्लांट्स को ही चूज किया था। उसका सबसे बड़ा रीजन था मटर बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, क्लैरिफाइड इसके फीचर्स होते हैं, सारे गुण साफ साफ नजर आते हैं और इन्होंने जो गुण लिए हैं आप देखेंगे आगे, ये सभी गुण इन्होंने एकदम क्लियर लिए हैं। ठीक है, तो मेंडल की सफलता के कारण पढ़ते हैं द रीजन ऑफ द मेंडल सक्सेस। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। जैसे इन्होंने एक बार में लंबाई और बौनेपन का ही अध्ययन किया। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिक एनालिसिस किया था। मेंडल अपने प्रयोग के लिए पादपों का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने मटर का पौधा लिया और मटर के पौधे के चयन का क्या कारण है, द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। इसके अंदर मटर के पौधे लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा समयुग्मजी पादप और शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जाता। सारे के सारे गुणों को आप क्लैरिफाइडली प्राप्त कर सकते हो, एकदम सरलता से प्राप्त कर सकते हो। इसी कारण इन्होंने मटर के पौधे को लिया था। अब पुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण की क्रिया होती है। इसके अंदर आसानी से किया जा सकता है पर परागण, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से होता है। मटर के पौधे में विभिन्न विसर्पी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, जिसको आप आगे टेबल में देखेंगे। इस टेबल में आप देखते हैं पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति। तो पादप की ऊंचाई में क्या है, एक पौधा है, इसका प्रभावी गुण है लंबा और अप्रभावी गुण है बोना। पुष्प की स्थिति कक्षीय और अग्रस्त। परिपक्व फली का आकार फूली हुई और संकरित, एक अच्छी सी फली होती है जिस मटर को देखते ही हमें लगता है कि बहुत अच्छा एक मुरझाया हुआ सा है ना, रिंकल होते हैं जिस पर। अपरिपक्व फली का रंग एक हरा प्रभावी रंग है, हरा मटर होता ही है, पीले को हम हरा मानते हैं तो पीला। पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद, तो प्रभावी रंग है बैंगनी और अप्रभावी रंग है सफेद। बीज की आकृति गोल और रिंकल्ड झुर्रीदार और बीज का रंग पीला और हरा। इस तरह से इन 7 लक्षणों पर मेंडल ने अपने लक्षणों के जो प्रयोग थे वो किए और मेंडल के नियमों का प्रतिपादन हुआ। मेंडल के 3 नियम हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज। देखिए बीज की आकृति, हम इस चित्र को देखेंगे, गोलाकार है, एकदम राउंडेड है, सुंदर सा है। और दूसरा अप्रभावी गुण वाला मुरझाया हुआ सा झुर्रीदार बेकार सा है। इसी तरह से दूसरा गुण है बीज का रंग पीला और गहरा हरा। इस तरह से बीज का रंग एकदम क्लैरिफाइड है, दोनों को हम आंखों से देख करके आराम से बता सकते हैं। पुष्प का रंग, पुष्प के रंग में बैंगनी और सफेद 2 दिए हैं, तो बैंगनी रंग प्रभावी है, बैंगनी रंग और सफेद रंग को हम एकदम क्लैरिफाइड कर सकते हैं, ये अप्रभावी गुण होता है। परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति,
आप मार्केट से फलियां लेते हैं, उसमें आपको क्या दिखता है, दो तरीके की फली पड़ी है, एक फूली हुई और एक मुरझाई हुई दबी हुई सी फली होती है। तो हम उसको ज्यादा पसंद करेंगे जो सुंदर है, परिपक्व है, फूली हुई है। तो ये प्रभावी गुण है। और अप्रभावी गुण है संकीर्णित, जिसमें हर मटर पर दबाव आ जाता है, उसे संकीर्णित या सिकुड़ी हुई कहते हैं। ये अप्रभावी गुण होता है। इसके बाद में है अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली के रंग में होता है कि एक तो होती है एकदम ग्रीन, और एक पुरानी होकर के फली का रंग सूख जाती है और पीला हो जाता है। तो प्रभावी गुण जो हमें अच्छा लगता है और प्रभावी होता है वो होता है हरा रंग, और अप्रभावी होगा पीला रंग जो मुरझाया हुआ झुर्री होता है। इसी तरह से इसका अगला गुण जो है वो है पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई हमें तुरंत दिखाई दे देती है कि किस तरह से पुष्प की स्थिति होती है कि एक तो पुष्प के अग्रस्त भाग पर और एक होता है कक्षीय भाग पर। अगर फूल सीधा सबसे ऊपर आ रहा है तो वो अग्रस्त है, और अगर ऊपर वाले साइड के लेकर के चारों तरफ किनारों पर आ रहा है, फ्रंट ऊपर वाली साइड नहीं आ रहा है, तो उसे कहेंगे कक्षीय पुष्प। तो पुष्प की स्थिति हमें दिखाई दे जाती है। और अंतिम गुण होता है जो प्रभावी गुण, वो है कक्षीय स्थिति, मतलब चारों तरफ पुष्प आना। इसके अलावा होती पादप की ऊंचाई कि लंबा पादप और बौना पादप। तो प्रभावी गुण है लंबाई का और बौनेपन अप्रभावी गुण है। मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशानुगति के नियम लगभग 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। जिसको हम ध्यान नहीं देते उसे कहते हैं उपेक्षित। तो 35 साल तक मेंडल की मृत्यु हो गई और उनपे किसी ने कोई काम नहीं किया। ये जेनेटिक्स एक ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक और जर्मन के कॉल कॉरेसन्स एवं ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरेमेट नामक तीनों वैज्ञानिक है, अलग अलग जगह के हैं, पृथक पृथक इन्होंने कार्य किए, लेकिन इनका मैटर एक ही था, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। और इन्होंने रीडिस्कवरी की है मेंडल पर। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।